प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 के भूगोल के अंतर्गत अध्याय 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके अंतर्गत उत्तरी मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इसमें आज हम इसके दूसरे बिंदु उत्तरी मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। पहला प्रश्न यही बन गया उत्तरी मैदान का कि उत्तरी मैदान किन किन नदी प्रणालियों से बना है। तो इसका उत्तर होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये प्रमुख नदियाँ हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ उससे बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए, मृदा कहते हैं मिट्टी को, मृदा का अर्थ है मिट्टी, और जलोढ़ मृदा से तात्पर्य जो नदियों में बाढ़ आती है, नदियों की बाढ़ के द्वारा नदियों के आसपास के भागों में दूर दूर तक जो मिट्टी की परत बिछ जाती है, उस बाढ़ वाली मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये बाढ़ की मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। देखिए, गिरिपाद कहते हैं पहाड़ के नीचे, गिरि यानी पर्वत, पाद यानी पैर। बहुत बड़े बेसिन, जो बड़ी बड़ी नदियों की द्रोणियाँ थी, उनमें जलोढ़ों के निक्षेप कहने बिछाना। तो जो नदियों में जो जलोढ़ थे, नदियों की मिट्टी से हुआ है इसका निर्माण, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि उत्तर का जो मैदान है ये उपजाऊ है। क्यों है? क्योंकि ये नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, अर्थात यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जहाँ इसका क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वतमाला की भी पश्चिम से पूर्व तक लंबाई 2400 किलोमीटर है और उत्तर के मैदान की लंबाई भी 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 240 से 320 किलोमीटर है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या से तात्पर्य है गहरी जनसंख्या वाला, अर्थात इस उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मृदा आवरण से तात्पर्य उपजाऊ मिट्टी की परत, अर्थात उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ है। समृद्ध मृदा उसी को बोलते हैं जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, नदियों के कारण पानी पर्याप्त है, भूमि जल स्तर भी ऊंचा है, एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिए जलवायु भी अनुकूल है। कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार उत्तर का जो मैदान है वो सघन जनसंख्या वाला है, समृद्ध मृदा वाला है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था वाला है और कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। बच्चों, ये एक जानकारी आई है, क्या आप जानते हैं
ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ लोगों का निवास। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि द्वीप वो होते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरे होते हैं, लेकिन ये नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है, यहाँ लोग रहते हैं और इसका नाम है माजुली। इस मानचित्र में हम हिमालय पर्वतमाला के नीचे उत्तर के मैदान को आसानी से देख सकते हैं। ये नाम लिख रखा है उत्तर का मैदान, और ये जो जितने ये सफ़ेद रंग का जो क्षेत्र है वो पूरा उत्तर का मैदान है। इसमें प्रमुख नदियाँ दिखाई गई है। हम इधर से लेते हैं तो देखिए सतलज, रावी, झेलम, इसके अलावा गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, चंबल नदी, ये सब नदियों से ये घिरा हुआ है। इन नदियाँ इसमें बहती हैं, जिनसे वर्ष भर पानी की पूर्ति होती है और उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं कि इस मैदान में, अब आप देखिए, इस मैदान की अधिकांश नदियां सब पूर्व की ओर बहती है। इसकी अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बह रही है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं, यानी पर्वतों से जो नदियां आ रही है वो निक्षेपण कार्य कहते हैं। पर्वतों से कंकर मिट्टी जो लाती है उसे ला करके बिछाने का काम करती रहती है, लगी है यानी लगातार कर रही हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। देखिए, ये याद रखने की बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदी तीव्र गति से बहती है और मैदानी भाग में आने के कारण इसकी गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। इसके कारण नदियों में द्वीप बन जाते हैं। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। गाद कहते हैं नदियों की जो बारीक मिट्टी आती है, रेत आती है, वो निचले भागों में जैसे जैसे वो जमा होती है और ये नदियां अनेक छोटी छोटी धाराओं में, अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न बता देता हूँ। जब नदी समुद्र में गिरती है और इस गाद के कारण अनेक धाराओं में बट जाती है तो इसे हम डेल्टा भी कहते हैं। आप जानते हैं दोआब का अर्थ? दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का भाग। आप पानी को कहते हैं। दो का अर्थ दो, तो दो आप अर्थात दो पानी अर्थात दो नदियों के बीच का स्थान। इसी प्रकार जैसे पंजाब, पंजाब का अर्थ हुआ पंज और आब अर्थात पांच। पंज का अर्थ पांच और आब का पानी यानी पांच पानी अर्थात पांच नदियों वाला क्षेत्र। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया, तीन भागों में बांटा गया है। उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। तो देखिए, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है इसे पंजाब का मैदान कहते हैं। यह सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है और इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या अधिक है, यानी इस भाग में ऐसे मैदान बहुत हैं जो दो नदियों के बीच में स्थित हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच में। दूसरा मैदान हुआ, पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान। यह घग्गर नदी और तिस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भारत के राज्यों में हरियाणा, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। अर्थात गंगा का मैदान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है, फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर आसाम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। अर्थात इस मैदानी भाग में उच्चावच कम पाए जाते हैं और समतल भाग अधिक है। यह सही नहीं है। अभी तक ऐसा माना कि यहाँ उत्तर का मैदान है तो समतल होगा, कहीं कोई ऊंचाई वाले भाग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। अर्थात कहीं ये मैदान दूर दूर तक समतल है, कहीं ऊंचे मैदान हैं, कहीं नीचे मैदान हैं। आकृतियाँ भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी उत्तर के मैदान को आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटका निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न आ गया, भाबर किसे कहते हैं? भाबर किसे कहते हैं? तो नदियाँ पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका कहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे थोड़े कंकड़ों का निक्षेपण करती है, बिछाती है। इसे भाबर कहते हैं। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। सरिता कहते हैं नदी को। जितनी भी नदियां हैं वो सब इस मोटी मोटी गुटिकाओं में विलुप्त हो जाती है, अर्थात नीचे जाकर के गायब हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है। लेकिन जब ये जैसे जैसे नीचे गुटकाएं समाप्त होती है तो नदियाँ पुनः बाहर आ जाती है, यानी गुटकाओं के अंदर बहती हुई बाहर आ जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। नम तथा दलदली, नम कहते हैं नमी वाला और दलदली कहते हैं कीचड़ वाला। दलदल कहते हैं कीचड़ को, और इसको तराई कहा जाता है। यह प्रश्न आ गया दूसरा, तराई से क्या अभिप्राय है? शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे दक्षिण में जो नमी युक्त दलदली क्षेत्र है, जो नदियों के द्वारा बना हुआ है, इसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र था यानी पहले था। यहाँ घने जंगल पाए जाते थे। वन्य प्राणी, वन्य जीव, शेर है, चीता है, रीछ है, हाथी है, ये सब वन्य प्राणियों में आते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। जब भारत का विभाजन हुआ आज़ादी के बाद और भारत 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आए शरणार्थी बन करके उनको यहाँ रहने के लिए, रोजगार के लिए भूमि उपलब्ध करवाई, तो इन जंगलों को काटा गया। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए मानचित्र में हम देखेंगे दूधवा राष्ट्रीय पार्क वो इसी क्षेत्र में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ों का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न आ गया, जो पुराने जलोढ़ मैदान यानी जहाँ पहले आज से लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले नदियों की बाढ़ की पानी से, बाढ़ की मिट्टी से जो मैदान बना है उसे पुराने जलोढ़ कहते हैं और ये बांगर के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात अब इनमें नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, लेकिन पहले कभी पहुंचा है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, यानी मिट्टी। तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चूनेदार है।
जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। कंकड़ जो होते हैं चूने के। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ की नई मिट्टी बिछ जाती है या 10-20 साल पहले बिछी है, उन्हें युवा निक्षेप वाले, युवा जलोढ़ वाले मैदान हैं और इन्हें खादर कहते हैं। बच्चों, यह प्राय अंतर आता है बांगर या भांगर और खादर में क्या अंतर है? तो पुराने जो जलोढ़ मैदान हैं उन्हें भांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है खादरों का, यानी खादर वाले भाग में हर वर्ष नई बाढ़ की मिट्टी बहती है, इसलिए वहाँ हर वर्ष इनका निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। अर्थात गहन खेती के लिए, एक बड़े स्तर पर खेती करने के लिए बहुत आदर्श हैं। आशा है आपको उत्तरी मैदान समझ में आया होगा। धन्यवाद। अस्तु।